तो आज जो है हम लोग देखने जा रहे हैं इन्फेक्शन कंट्रोल का। ठीक है, पहला यूनिट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पर। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। HAI का फुल नेम क्या है हमारा? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कहीं भी आए अलग अलग तरह के मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। जैसे नोजोकोमियल पूछ देगा तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दोनों एक ही चीज है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो क्या है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और क्या है नोजोकोमियल इन्फेक्शन? नाम से ही लग रहा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड मतलब किसी हॉस्पिटल में एक्वायर्ड हुआ। ठीक, एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए आपको कोई बीमारी हुई, ठीक है, आपने हॉस्पिटल में गया, आपको पता चला कि आपको एक टाइफाइड हो रखा है। ठीक है, आपको बुखार था, ऐसा ब्लोटिंग हो रही थी, उल्टी हुई, तो आपका जांच वगैरह हुआ तो आपको क्या पता चला कि आपको क्या है? टाइफाइड है। ठीक है, और कोई बीमारी हो जाए, मान के चलिए एग्जाम्पल ऐसा टाइफाइड है। टाइफाइड है, आपको क्या बोला डॉक्टर कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। जब आप एडमिट हो गए तो 3-4 दिन के बाद कुछ नई आपको बीमारी होने लगी। ठीक है, जैसे ठंडा लगने लग गया, कुछ और होने लग गया। ठीक है, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कुछ भी ऐसा और बीमारी आपको, जैसे आपका WBC कुछ भी उड़बड़ ये सब हो गया। ठीक है, आपने क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या हुआ, फिर से जांच की। जब जांच की तो पता चला कि आपको टाइफाइड के साथ मलेरिया भी हो गया। ठीक है, ये बीमारी आपको पहले से थी, टाइफाइड। हॉस्पिटल में जब एडमिशन कराए तो आपको कौन सी बीमारी थी? टाइफाइड। हॉस्पिटल में जाने के बाद आप एक ही वार्ड में कई सारे पेशेंट होते हैं, मान के चलिए उस वार्ड में एक पेशेंट था जिसको मलेरिया हुआ था। वही मच्छर उसको काटा और वही मच्छर आके एनोफिलस मॉस्किटो आपको आके बाइट कर दिया, तो आपको क्या हो गया? फिर मलेरिया हो गया। तो इस कंडीशन में जो इन्फेक्शन को बोलते हैं, ये जो इन्फेक्शन हमें हुई है, इस इन्फेक्शन को हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम नाम से था कि जो बीमारी हमें क्या हो, हॉस्पिटल में आई हो। एक एग्जांपल से समझते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या है। क्या है भैया हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अगर जल्दी जल्दी लिखते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन are those infection which occurs to the patient after the admission of patient in the हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किसको बोलते हैं? उस टाइप का इन्फेक्शन को जो क्या हो, पेशेंट को हो, कब हो? जब वो हॉस्पिटल में आ जाए। ठीक है, मान के चले हॉस्पिटल में आया कोई और, उसको पहले कोई मतलब नॉर्मल बीमारी थी, टाइफाइड वगैरह, हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद 4-5 दिन के बाद तो चला उसको कोई नया बीमारी हो गया है, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, एडमिशन के दौरान जब वो एडमिशन किया था तो उस समय क्या था, हॉस्पिटल में उसको वो बीमारी नहीं थी। 5-6 दिन के बाद पता चला कि उसको एक नई बीमारी हो गई है, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आपको जैसे एग्जाम्पल बताया था कि एडमिशन के दौरान मान के चलिए आपको टाइफाइड था, पता चला आप टाइफाइड हो, आपको डॉक्टर बोला कि भैया टाइफाइड है, तुम क्या हो, एडमिट हो जाओ अस्पताल में। टाइफाइड के बाद आपको फिर कुछ जो सिम्टम्स है, पेशेंट में क्या हो, तो मलेरिया या डेंगू के उसको सिम्टम्स दिखने लगे, तो डॉक्टर ने फिर से उसको जांच करवाया 5-6 दिन के बाद, तो पता चला कि क्या हो गया भैया, आपको मलेरिया हो गया। ठीक है, मलेरिया या डेंगू हो गया। तो इस टाइप की बीमारी को क्या बोलते हैं हम? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, पहले नहीं था, हॉस्पिटल में आने के बाद उसे हो गया। और सेम क्या है? नोजोकोमिया, इसी को कहते हैं। अब कुछ ऐसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में बहुत सारे इन्फेक्शन आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताया था, ये भी हो सकता है। मेन 4-5 होते हैं।
ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, पर जो सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो हमें देखना है, ठीक है। होने का तो कई सारे, कितने सारे, कई कुछ भी हो सकते हैं, बड़ा खतरनाक है। एक तो पहले से बीमारी, ऊपर से और दूसरा बीमारी हो जाए पेशेंट को, तो बेचारा झेल रहा है, साथ में कोई और बीमारी हो गया हॉस्पिटल में उसको। कई बार पेशेंट छुट्टी लेके घर चले जाते हैं, फिर पता चलता है कि एक दो दिन बाद फिर कोई नया समस्या हो गई, वो हॉस्पिटल से ही बीमारी लेके गए थे घर पर, ठीक है। तो कुछ ऐसे चार पांच इसके मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का तो कई सारे इन्फेक्शन आ सकते हैं, जितने बोल दो सही सारे हॉस्पिटल के अंदर हो सकते हैं, पर चार पांच जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं तो वही हमें मेन देखना है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल में होती है इन्फेक्शन, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो सबसे ज्यादा पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन देखे जाती है, हॉस्पिटल जो इन्फेक्शन उसको कहा हो, हॉस्पिटल में हुआ हो, ठीक है, वो कौन सी होती है भैया? कॉर्टी, ठीक है। घबराने का जरूरत नहीं है, पहली बार नाम अगर आपको लग रहा होगा सुने, इसको कहते हैं हम, फुल नेम इसका कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूटीआई एक तरह से, ठीक है, यूटीआई रहने दो, यूटीआई पर, ठीक है। कॉर्टी सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैलती है, ठीक है, पेशेंटों के बीच में, वो सबसे ज्यादा कौन सा फैलती है? कॉर्टी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका शॉर्ट फॉर्म बहुत जरूरी है, एग्जाम में कई बार शॉर्ट फॉर्म ही पूछ देता है, ठीक है। ये लगभग जो हॉस्पिटल एच जो मतलब ये है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में, लगभग जो है 80% ये इन्फेक्शन देखा जाता है, ये कॉर्टी का सबसे ज्यादा केसेस इसके हमें देखने को मिलते हैं। क्या है ये? देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एकदम तभी समझ में आएगा आसान भाषा में। आप कभी जब सरकारी अस्पताल में जाओ, मेनली ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादातर होता है, क्योंकि वहाँ अच्छे से सबका प्रिकॉशन नहीं लिया जाता है, छोटे मोटे सरकारी अस्पताल में, बड़ों के बड़े लेवल में नहीं बात हो रही है। आप जब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या देखते हो? कैथेटर, कैथेटर जो होता है ना, जैसे कि एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे यूरिनरी एरिया पर लगाए जाते हैं, ठीक है, जेनेटल एरिया में। जब किसी पेशेंट को डॉक्टर ने मना किया वो चलने से, जैसे किसी को सर्जरी हुई है पेट में, डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम 5-6 दिन क्या हो, बेड रेस्ट करो, बेड से उठना मत, अब उसको पेशाब तो लगेगा ही। तो उस दौरान क्या होता है, हमारे शरीर में कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, पतला सा लंबा सा ट्यूब होता है, वो हमारे जेनाइटल एरिया में इंसर्ट किया जाता है। उसी से वो क्या होता है, यूरिन आती है, एक नीचे एक बैग रहता है, उसी में वो कलेक्ट होता है नॉर्मल, फिर उसको डेली बेसिस को बैग को क्या होता है, ड्रेन करते हैं, और 4-5 दिन में हम क्या करते हैं, कैथेटर को वापस से चेंज करते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर। तो क्या कई बार क्या होता है, जब ये कैथेटर लगाना होता है तो उसमें कई बार ना गंदा तरीका से लगाते हैं जो स्टाफ्स होते हैं। कई बार कैथेटर को खोल के बेड पर ही रख देंगे, जो पेशेंट का बेड है, और सबसे ज्यादा कंटामिनेशन कहाँ होगा, पेशेंट का बेड पर ही। कितना दिन भर का कचड़ा धूल, 50 आदमी आते हैं उससे मिलने के लिए, अलग अलग तरीका का बीमारी, ठीक है। या फिर अगर लगा रहे हैं तो स्टेराइल तरीका से नहीं लगा रहे, बिना ग्लव्स के कई बार देखोगे कि लगा देते हैं हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, स्टेराइल तरीका नहीं। उस एरिया को जब लगाने से पहले ना एरिया को साफ करना होता है, तो पेनिस को एरिया को जो होता है या फिर वेजाइनल एरिया को क्या होता है, वहां पर साफ करना होता है, पर साफ नहीं करते हैं, ऊपर पहले ही गंदगी और अंदर से डाल देते हैं कैथेटर। तो ये सब में क्या होता है ना कि जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, इंसर्ट कर जाती है, या फिर बार बार वो क्या होती है, लंबा समय तक उसको छोड़ देते हैं। जैसे उसको 4 से 5 दिन पर क्या होता है, कैथेटर को चेंज करना होता है, पर लंबा समय से छोड़ दिए, 7 से 8 दिन तक लगी पड़ी, एक एक सप्ताह, 2-2 सप्ताह तक एक ही कैथेटर लगा पड़ा, तो ज्यादा ज्यादा देर होने के कारण क्या होता है, वहां पर बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है। तो उस कंडीशन पर ये बीमारी हमें देखने को मिलती है, कौन सी? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये सबसे ज्यादा फैलने वाला हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। मेनली हमारा ये जो होता है ना, ये हमारा ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, इसके थ्रू होता है। कई सारे बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा जो होता है हमारा किससे होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। क्या देखे थे हम लोग, क्या देख रहे थे, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हम लोग देख रहे थे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन को कहते हैं, मान के चलिए आप जब हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, ठीक है, आपको कोई बीमारी हुई, मलेरिया, मलेरिया नाम से आपने क्या हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जैसे आपको मलेरिया से आप एडमिट हुआ, डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम एडमिट हो जाओ, 5-6 दिन के बाद पता चला कि आपको और कोई नई बीमारी हो गई है अस्पताल में रहने के कारण, ठीक है। तो उस टाइप का बीमारी को क्या कहते हैं हम? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अस्पताल में होने वाली एक तरह से बीमारी कह सकते हो। सबसे ज्यादा इसमें कई सारे हो सकते हैं, पर 4-5 सबसे मेन है। सबसे ज्यादा जो इसमें फैलती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड, वो होती है काउटी। काउटी को क्या फुल फॉर्म है इसका? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये लगभग 80% केसों में क्या होता है, ये 80% केसेस हॉस्पिटल एक्वायर्ड के ये होते हैं, ठीक है।
इसका फुल नेम ये है, इसका शॉर्ट भी याद कर लीजिए, शॉर्ट भी कई बार एग्जाम में एमसीक्यू में पूछते हैं। ठीक है, ये जो होता है मेनली हमारा इकोलाई एक बैक्टीरिया है, उससे ये फैलता है। ठीक है, वो कैसे फैलता है आपको ये बताए थे। कैथेटर जो होता है वो लगाया जाता है। कैथेटर क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या इक्विपमेंट आप बोल सकते हो, एक तरह का इक्विपमेंट है। वो क्या होता है, हमारे यूरिन को पास आउट करने में मदद करता है। ठीक है, मतलब यूरिन को पास आउट करने में क्या मदद करेगा, जैसे मान के चलो किसी को सर्जरी हुई है, अब पेट में लंबा सा टाका लगा है उसको, डॉक्टर बोला कि तुम भाई 5-6 दिन आराम से बेड पर रेस्ट करो, बेड रेस्ट करो। अब जब 5-6 दिन बेड रेस्ट करने को बोला तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसको यूरिन नहीं निकलेगा 5-6 दिन, पेशाब तो निकलेगा ही उसको। तो उसमें हम क्या करते हैं, कैथेटर को जेनिटल एरिया में लगाते हैं, फिर बैक कनेक्ट करते हैं, फिर उससे क्या होता है वो यूरिन उसमें कलेक्ट होते रहता है। तो इसी को लगाने के दौरान ना कई कई तरीके से गंदगी यूज हो कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अब खोल के बेड पर ही डाल दिए, जैसे आपको बताया। ठीक है, गंदा तरीका से उसको यूज किया गया, गंदा तरीका से लंबा समय तक उसमें छोड़ दिया, 4 से 5 दिन में उसको चेंज करना होता है, पर चेंज नहीं किया गया, 7 से 8 दिन तक वहीं पर छोड़ दिया लगे लगे। ठीक है, जो एरिया को साफ करना होता है लगाने से पहले, ये सब हमने नहीं किया। तो ये सब दौरान ये सब ना करने के कारण क्या होता है, ये बीमारी हमें फैलती है। ठीक है, अब दूसरे को समझते हैं, इसको कैसे प्रिवेंशन करेंगे, सारे आगे चीज आएगी। ठीक, दूसरी कौन सी है, दूसरी हमारी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आएगी SSI। शॉर्ट फॉर्म बहुत जरूरी है, इसलिए सारा शॉर्ट फॉर्म आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। SSI जो होता है इसका फुल फॉर्म है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ठीक है, SSI का क्या फुल फॉर्म है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ये वो इन्फेक्शन होता है जो कि सर्जरी के साइट पर होता है। ठीक, मान के चलो आपको कोई चीज का नॉर्मल सर्जरी था। ठीक है, आपको क्या हुआ वहां पर, मान के चलो मेरा यहाँ पर सर्जरी हुआ, मेरा यहाँ पर क्या हुआ, टाका लगा, इतना बड़ा टाका लगा। अब इस टाका में क्या होता है, कई बार डॉक्टर जब टाका लगाने के बाद उसको जब क्या करते हैं, बैंडेजेस लगाते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि गंदा तरीका से बैंडेज लगा दी, या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट से उसने मेरा सर्जरी किया है वो इंस्ट्रूमेंट जो था वो साफ नहीं था। ठीक है, जिससे कैंची से काटा है, जो भी चीज से ब्लेड से मेरा सर्जरी हुआ है, तो वो जो ब्लेड है वो क्या था, एक गंदा तरीका से था, मतलब उसके अंदर गंदगी पहले से मौजूद थी या फिर बैक्टीरिया मौजूद थी। ठीक है, या फिर मेरा यहाँ पर अगर बैंडेजिंग हुआ है तो वहां पर क्या हुआ, अच्छे तरीके से उन्होंने नहीं किया, हल्का सा खुला छोड़ दिया, तो वहां पर क्या होता है, पस बनने लगता है, वहां पर बैक्टीरिया ग्रो होने लगती है। तो उसी टाइप का इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जरी जहां पर सर्जरी हुई रहती है, ठीक है, उस एरिया पर अगर कहीं पर इन्फेक्शन हो जाए, वापस से होना तो नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर केयर देना चाहिए, पर नहीं हो पाता। ठीक है, वहां पर मान के चलो 2 से 3 दिन पर उसका ड्रेसिंग होना चाहिए था, वापस से उसका पट्टी चेंज होना था, वो नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं सरकारी अस्पताल में। तो क्या होता है, उस एरिया पर क्या होता है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये भी बहुत सारा कॉमन है, यहाँ भी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, सर्जरी एरिया में मतलब सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन होता है उस पर्टिकुलर एरिया पर जहाँ पर सर्जरी हो रखी है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। थर्ड पर आते हैं, थर्ड है हमारा सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड। ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम क्लेप्सी। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है, कॉटी देखा है, एक्सरसाइज देखा, और हमने थर्ड क्या देख रहे हैं, क्लेप्सी। क्लेप्सी का फुल फॉर्म क्या है भैया, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। अब नया टर्म आ रहा है यहाँ पर, सेंट्रल लाइन क्या होता है, हर चीज को समझते हैं, रट के नहीं निकलेंगे। ठीक है, सेंट्रल लाइन दरअसल क्या होता है कि हमारे शरीर में ना 4 जगह से, हमारे शरीर में जो होती है पार्टिकुलर 4 जगह ऐसी जगह होती है जहां जहां से सबसे बड़ी वेन गई है। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ी लॉन्ग वेन गई है हमारे शरीर में 4 जगह से, बहुत बड़ी वेन। और ये जो वेन है लॉन्ग वेन, ये क्या करती, ये है, ये डायरेक्ट हमारे हार्ट से कनेक्ट है। ठीक है, किस पार्ट के हार्ट से कनेक्ट है, हमारे सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, कैसे, एक बार आपको समझा रहे हैं, एक बार अच्छे से समझते पहले।
एक बार आप पहले हार्ट का स्ट्रक्चर समझिए तब इसको समझ में आएगा। मान के चलिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है। चार चार एट्रियम रहते हैं हार्ट में हमारे। ये हो गया राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से क्या होता है हमारा, यहाँ से हमारी कौन सी ब्लड आती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो हमारे लंग्स से आती है, ठीक है। और यहाँ से हमारी कौन सी ब्लड निकलती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो कि हमारे कहाँ से आती है, शरीर से आती है। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रही है ना, ये हमारी दो जगह से आती है, एक इस एरिया से और एक इस एरिया से। इस एरिया से जो होता है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और इस एरिया का क्या नाम है हमारे, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो जो ये एरिया है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, इसी से क्या होती है, एक लंबी सी वेन जो होती है ना, लॉन्ग वेन जुड़ी होती है। सुपीरियर वेना कावा जो है हमारी हार्ट में राइट एट्रियम के पास लोकेटेड होता है। इसी पर क्या होता है ना, एक लंबी सी वेन होती है ना हमारी, वो जुड़ी होती है। ये जो वेन होती है ना, ये इतनी बड़ी होती है कि डायरेक्ट कहाँ पर कनेक्ट होती है, हमारे सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है। और आपको एक चीज पता होगा कि वेन जो होती है, वेन हमारी कौन सी ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। और आर्टरी क्या कैरी करती है, हमारी ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो वेन कौन सी ऐसी वेन, जो लंबी वेन जो कहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है, सुपीरियर वेना कावा ऑफ हार्ट के, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा ऑफ हार्ट से जो कनेक्ट कर रही है हमारी सबसे लंबी वेन, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल लाइन, ठीक है। तो कहाँ से पता करते हैं, ये हमारा बेसिकली चार एरिया होती है हमारे शरीर में, जहां से हम कहते हैं सेंट्रल लाइन को, हमारी सबसे लंबी लंबी वेन जो जाती है, ठीक है। एक एरिया होती है हमारी नेक में, जहां पर होती है जगलर वेन। जगलर वेन एक नाम सुने होंगे आप, लिख देते हैं, हमारे बड़ा जरूरी है, आगे भी काम आता है इसलिए लिख के रखते हैं। एक हमारा होती है नेक में, ठीक है, नेक में जो होती है उसको बोलती है रेगुलर वेन, ठीक है। एक हमारे यहाँ से कई बार देखोगे, यहाँ से जो नेक होती है, गर्दन से एक लंबा सा पतला सा पाइप डालते हैं। ये जो पाइप होती है कैथेटर, इसको एक तरह से बोलते हैं, लॉन्ग थिन कैथेटर। ये कैथेटर कहाँ जाती है, सीधा हमारे सुपीरियर वेना कावा में जाती है। क्या काम है इसका सब अभी समझाएंगे, पहले ये समझ लिए सेंट्रल लाइन होता क्या है, उसके बाद आगे समझाएंगे, ठीक है। कैसे ऐसे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो रहा है, सारा समझाएंगे। सेंट्रल लाइन क्या होता है, सेंट्रल लाइन एक तरह से कह सकते हैं वो लाइन या फिर वो लॉन्ग वेन, जो सबसे बड़ी वेन हमारे शरीर में, जो डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट हो रही है, हमारे सुपीरियर वेना कावा ऑफ हार्ट से, ठीक है। उस लाइन को क्या कहते हैं, हमारा सेंट्रल लाइन कहते हैं, ठीक है। कौन सा लाइन, जो डायरेक्ट हमारे कहाँ कनेक्ट कर रही हो, हमारे सुपीरियर वेना कावा ऑफ हार्ट से, ठीक है। ये मेनली चार चार जगह हमारे शरीर में होती है। एक हमारा नेक, जहां पर जगलर वेन पाया जाता है, ठीक है। एक हमारा होती है चेस्ट एरिया में, ठीक है। चेस्ट एरिया में कहां पर भैया, हमारे एक जो कॉलर बोन होता है, जो ब्यूटी बोन जैसे कहते हैं, इस एरिया में, इसके जस्ट नीचे होता है सब क्लेविकल वेन। सब क्लेविकल वेन यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। सब क्लेविकल वेन, ठीक। ये हमारा दूसरा जगह, इस चेस्ट में जो ये कॉलर बोन होता है हमारा, ये ब्यूटी बोन, इसके जस्ट नीचे, ठीक है। यहाँ पर एक वेन पाई जाती है, जो डायरेक्ट कहाँ से, अगर हम यहाँ पर डालते हैं एक कैथेटर पतला सा, तो डायरेक्ट कहाँ जाएगी, वो सुपीरियर वेना कावा ऑफ हार्ट के पास जाएगी, ठीक है। थर्ड एक हमारा होता है हैंड में, ठीक है। एक हमारा हैंड में होता है, यहाँ पर इस एरिया में, इस एरिया में होता है सीधा, वो कहाँ कनेक्ट कर रही है हमारा, ठीक है। एक लास्ट चौथा होता है हमारा फीमोरल एरिया में, हमारा जो जेनाइटल एरिया होता है, जेनाइटल, ठीक है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ही ज्यादा होती है जेनाइटल एरिया में, ठीक है। तो जेनाइटल एरिया में एक वहाँ पे एक बड़ी वेन होती है जेनाइटल एरिया के जस्ट बगल में, उसको क्या बोलते हैं, फेमोरल एरिया में, ठीक है। तो चार जगह मेनली हमारा क्या होता है, सेंट्रल लाइन से हमारे एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से समझते हैं, हम क्या समझ रहे थे अभी, थर्ड पॉइंट था किसका, हॉस्पिटल एक्वायर्ड का। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का हम क्या देख रहे थे, थर्ड देख रहे थे। थर्ड क्या था हमारा, क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तीसरा में है, मतलब ये भी इस टाइप का इन्फेक्शन बहुत जगह देखा जाता है। कई बार क्या होता है ना, कि जो पेशेंट को होता है कि जैसे कि बहुत एग्जाम्पल से भी समझ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक पेशेंट है, ठीक है, जिसको बहुत सारी बीमारी है, तो उसको हॉस्पिटल में 2-3 महीना उसको हॉस्पिटल में रहना है। डॉक्टर ने बोला आपको 2-3 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रही है, और आपको रोज लगातार वेन में क्या हो, दबा दिया जाएगा। तो हम जो नॉर्मल जो कैनुला कैनुला लगाते हैं हमारे शरीर में, वो कितने दिन तक रहता है, 2 से 3 दिन में उसको क्या होता है, बार बार उसको चेंज करना पड़ता है। तो बार बार जब हम उसको फूकेंगे, ये होंगे, तो बार बार दर्द करेगा, और कई जगह सूजन भी हो जाती है। तो इसको ना करके, जब हमको महीनों तक दवा देना है वेन में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, सेंट्रल लाइन का। एक लंबी सी वेन होती है जो, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसको अगर हम यहाँ पर कैथेटर डाल दिए इन चारों एरिया में,
तो हम महीनों या साल भर तक इसमें हम क्या सकते हैं, दवा दे सकते हैं। ठीक है, ये सब मेनली सबसे बड़ा काम इसका ये होता है, क्या चीज देने के लिए, मेडिकेशन देने के लिए फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, जो नॉर्मल हम कहीं लगाते हैं, जैसे हाथ में लगा दिए, कैनुला कहाँ लगाते हैं हम, कहीं हाथ में, पैर में, कहीं भी लगा सकते हैं, उसको पेरिफेरल वेन बोलते हैं। ठीक, पेरिफेरल वेन में क्या होता है, 2 से 3 दिन में क्या होता है, कैनुला को हमको बार बार चेंज करना पड़ता है। अब आपको 2 महीने लगातार किसी को मेडिसिन देना है वेन में, अब बार बार 2 दिन में कैनुला चेंज करोगे, फिर लगाओगे, फिर लगाओगे, फिर लगाओगे, एरिया ही नहीं बचेगा, हर जगह सूजन हो जाएगी, फूल जाएगी, कितना बार उसको चोप के दर्द पहुंचाओगे। तो एक ही बार क्या होता है, इन चारों एरिया किसी में से एक में हम क्या करते हैं, कैथेटर डालते हैं, और वो डायरेक्ट कैथेटर कहाँ जाके कनेक्ट होती है, सुपीरियर वेना कावा ऑफ हार्ट में। ठीक है, वो डायरेक्ट कैथेटर जो कहाँ कनेक्ट हो रही है, सुपीरियर वेना कावा ऑफ हार्ट में, उस चीज को क्या बोलते हैं, सेंट्रल लाइन। ये ठीक है, मेन सबसे बड़ा काम क्या होता है, इसको लॉन्ग टाइम मेडिकेशन देने के लिए, वेन में, नस में लॉन्ग टाइम मेडिकेशन डालने के लिए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जब ये सेंट्रल लाइन से हम डालते हैं कैथेटर, तो इसमें लंबा समय तक जाना है भाई, महीनों तक, 3-4 वीक तक, 2 महीनों तक जाना है भाई इसमें। तो क्या होता है, इसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इस पे क्या होता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, उसको जो वेन जहाँ से जाती है उसको कई बार है ना वहाँ पर केयर करना पड़ता है। ठीक है, बार बार उसको 2 से 3 दिन पर उसको साफ करना पड़ता है, निकालना नहीं पड़ता, वो तो एक बार डल गया तो महीनों भर तक रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट उससे मेडिकेशन आप डाल सकते हो, या फिर आप न्यूट्रिशन भी उससे डाल सकते हो। ठीक है, आपको क्या करता है, क्या करना पड़ता है, उस एरिया को क्लीन करना पड़ता है, जो उसको डाल रहा है वो क्या होता है, एक एक्सपर्ट के थ्रू डालना होता है, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना होता है। अगर इन्हीं सब चीजों में अगर कोई दिक्कत आ गई, अगर हम इसको सही से यूज नहीं किए, सही प्रिकॉशन से उसको हम नहीं डाले, तो हमें क्या हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ठीक है, बड़ा खतरनाक होता है। ये हो गया तो सीधा कहाँ पर बीमारी पहुंच जाएगी, हार्ट में, अगर हार्ट में पहुंच गई तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रल लाइन से। एक लास्ट और है, चौथा समझते हैं। शॉर्ट फॉर्म बहुत जरूरी है, शॉर्ट फॉर्म रट लीजिए आप लोग। ठीक है, लास्ट जो है हमारा, इसको कहते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स। वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक नया वर्ड आ गया, क्या, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है भैया, वेंटिलेटर दरअसल क्या होता है ना, कई बार पेशेंट जो होते हैं ना आईसीयू वगैरह में, देखोगे कि अब सांस नहीं ले पाते। कोई भी ऐसा पेशेंट हो, आईसीयू छोड़ दो, कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो कि अपने से वो सांस नहीं ले पा रहा हो, ठीक है, अपने से उसका ब्रीथिंग मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइप के पेशेंट को हम कहाँ पर रखते हैं, वेंटिलेटर में। आए दिन आप न्यूज में सुनते हो कि ये आदमी वेंटिलेटर पर चले गया, अगल बगल वाले सुनते हो कि ये आईसीयू में था तो ये अब इसको वेंटिलेटर पर लेटा दिए, इतना खर्चा बैठ रहा है, बड़ा महंगा है वेंटिलेटर पर लेटाना। ठीक है, तो वेंटिलेटर वही होता है, जब आदमी क्या होता है, खुद के बल से जब सांस नहीं ले पाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको वेंटिलेटर पर डालते हैं। एक मॉनिटर लगा रहता है, ठीक है, एक मशीन आती है, उसमें एक मॉनिटर लगा रहता है, 2-3 पाइप निकली रहती है, एक पाइप को सीधा हम क्या करते हैं, मुंह में या फिर सीधा नाक के थ्रू क्या करते हैं, उससे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और एक पाइप और लगी रहती है, उससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते रहती है। ठीक है, यही होता है वेंटिलेटर में, ज्यादा कुछ नहीं। आप अगर हॉस्पिटल ड्यूटी जाओगे तो आईसीयू वगैरह में आपको ये वेंटिलेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि जो वेंटिलेटर होता है उसमें उसमें लंबा समय से वेंटिलेटर यूज करने पर, या फिर जब वेंटिलेटर हम लगाते हैं किसी पेशेंट को, ठीक है, उसको अगर हम अच्छे से केयर प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो कई बार ना होता है कि उसको इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसी में क्या होता है, इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांस हो सकते हैं। अब अच्छे से हैंड हाइजीन बिना किए उसको वेंटिलेटर लगा रहे हो, ठीक है, आप पीपीई किट नहीं पहने उसको जाके वेंटिलेटर लगा रहे हो, आप अच्छे से प्रिकॉशन आप फॉलो नहीं किए हो, आपको जो जो प्रिकॉशन था, गाइडलाइंस था, वो आप मेंटेन नहीं किए हो, आप अच्छे से, तो पहली बात वेल ट्रेंड नहीं हो, आप जाके उसको वेंटिलेटर लगा दियो, तो ये सब केस में क्या होता है ना कि उस पेशेंट को ना बीमारी होने का चांस हो सकता है। तो उसी बीमारी को क्या कहते हैं, जब वो पेशेंट वेंटिलेटर पर हो तो हम बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर एक सबसे कॉमन जो वेंटिलेटर का कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि वेंटिलेटर का सबसे कॉमन क्या कह सकते हैं बीमारी कौन सी होती है, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर जा रहा है। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होता है सबसे ज्यादा वेंटिलेटर का, तो सबसे ज्यादा जो वेंटिलेटर का साइड इफेक्ट होता है वो होता है हमारा निमोनिया। ठीक है, निमोनिया जो होता है, निमोनिया सुनोगे
निमोनिया दरअसल क्या होता है, हमारे लंग्स में ना एल्वोली पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे लंग्स में क्या होता है, एल्वोलाई पाए जाते हैं, ठीक है। ये एल्वोलाई का काम क्या होता है, हमारा गैसेस का एक्सचेंज करना, O2 को ऑक्सीजन को अंदर करता है और CO2 को बाहर करता है। O2 को बोलता है भाई तुम अंदर जाओ, और CO2 को तुम क्या बोलता है, बाहर जाओ। ये एल्वोली का यही काम होता है। इसी को क्या होता है, ये निमोनिया में क्या होता है, ये जो होती है एल्वोली, ये डैमेज होने लगती है, हमारे डैमेज होने लगती है या फिर इन्फ्लामेशन होने लगता है इसमें, ठीक है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, निमोनिया कहते हैं। निमोनिया किसी से भी हो सकती है, ये चाहे बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, फंगस से भी हो सकती है, पैरासाइट से भी हो सकती है। इन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो सकती है, हमारे शरीर में निमोनिया ऑकर हो सकती है। निमोनिया क्या है, हमारे लंग्स में एल्वोली पाया जाता है। एल्वोली का काम क्या है कि ऑक्सीजन को अंदर करना और CO2 को बाहर करना। इसी में क्या होता है, ये डैमेज होने लगते हैं एल्वोली। तो कई बार जब वेंटिलेटर क्या है, वेंटिलेटर क्या सीधा मुंह के अंदर डला हुआ है, मुंह के अंदर सीधा वो कहाँ जा रहा है, लंग्स के अंदर जा रहा है। जब कई बार उसमें हल्का सा भी गंदगी चले गया, हल्का सा भी बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो तुरंत कहाँ चले जाएगा वो, हमारे लंग्स में। और लंग्स में जैसे जाएगा तो क्या होगा, वहां पर दिक्कत कॉज करने लगेगा। क्या कॉज करने लगेगा भैया, निमोनिया। और क्या कॉज कर सकता है, लंग्स इंजरी कॉज कर सकता है, ठीक है, लंग्स इंजरी कॉज करता है। लैरिंग्स से इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, ट्रैकिया में इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। ये सारी बीमारियां ये क्या होता है, हमारे वेंटिलेटर में हो सकती है, अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर लेटा है। तो हमने क्या देखा था, हमने अभी तक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चारों हमने क्लासिफिकेशन देख लिए। फटाफट उसको रिकैप करते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सबसे पहले हमने ये देखा था, जब लंबा समय से कैथेटर लगाने के कारण जो यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जा रहा था, ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा था भैया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड के ये सब टाइप, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के सब क्लासिफिकेशन है। मेनली इतना टाइप्स, मेनली इतना तरह का हॉस्पिटल एक्वायर्ड सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो कई सारे देखे जाते हैं। हमने क्या देखा था, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सर्जरी के जो होता है साइट पर, सर्जरी के बाद जो उस एरिया में, ठीक है, प्रॉपर हम वुंड केयर को नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर जहां पर हमारी स्टिचिंग हुई उसको हम केयर नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, पस का फॉर्मेशन होने लगता है, बैक्टीरिया ग्रो करने लगती है। तो उस कंडीशन पर क्या बोलते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। थर्ड हम क्या बोल रहे थे भैया, क्या था हमारा, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। सेंट्रल लाइन जो हम डालते हैं सीधा कहाँ जाती है, सेंट्रल लाइन हमारे सुपीरियर वेना कावा ऑफ हार्ट में जाती है। इसका क्या काम था, अगर लंबा समय से किसी को हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, सेंट्रल लाइन का। बार बार तो कैनुला लगा के उसको निकाल तो नहीं सकते, एक ही बार क्या करते हैं हम, सेंट्रल लाइन में डाल देते हैं। 4 जगह से हमारी सेंट्रल लाइन जाती है, एक हमारी नेक में, एक हमारी चेस्ट में, एक हमारी हैंड में, और एक हमारी फेमोरल एरिया में, जो कि जेनेटर एरिया के रीजन के पास होता है, ठीक है। 4 जगह से हमारी सेंट्रल लाइन जाती है, ठीक है। चौथा हमारा क्या था, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स। वेंटिलेटर में क्या होता है, वेंटिलेटर उस एक तरह का मशीन होता है जो हमारे क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में मदद करता है। जब पेशेंट अपने से सांस नहीं ले पाता है, तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखते हैं। उसमें 2 पाइप 3 पाइप लगी होती है, एक पाइप सीधा, दो पाइप सीधा हमारे क्या होती है, मुंह या नाक के थ्रू हम क्या करते हैं, शरीर के अंदर डालते हैं हमारे लंग्स के पास, ठीक है। वो क्या होता है कि एक पाइप से हमें क्या होती है, ऑक्सीजन जाती रहती है, और एक पाइप से हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती रहती है। तो इन्हीं सब केसेस में अगर क्या, ये यही सबसे ज्यादा मेन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हमारे हॉस्पिटल्स में देखे जाते हैं। ऐसे तो कई सारे, सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इन्हीं 4 होते हैं, ठीक है। अब इसको देख लिया, अब इसको क्या देखते हैं, इसके बचाव को भी देख लेते हैं, कैसे भैया इसको बचाव किया जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। सबके अलग अलग हैं, जैसे कि आपको बताया गया था, जैसे अगर किसी को कैथेटर लगा है तो उसको अच्छे से हमको कैथेटर लगाना है, ठीक है, साफ सुथरा तरीके से उसको कैथेटर हमको लगाना है, बेड पर ही नहीं खुला छोड़ देना है, प्रॉपर हैंड हाइजीन का हमें क्या करना है, फॉलो करना है, प्रॉपर प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। कई सारे तरीके हैं, उस उतना डिटेल में अभी हम नहीं जाना है, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर ओवरव्यू लेना है। तो इसी के हम प्रिकॉशंस को समझते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के प्रिकॉशन को, कैसे इसको बचाव करें कि हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो। इसी का दूसरा नाम फालतू नाम, ठीक है, इसी को हम कहते हैं, इसका फालतू नाम क्या है, बंडल अप्रोचेस। कई बार आपको बुक में देखने को मिला होगा, या ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या बंडल अप्रोचेस क्या है हमारे। तो बंडल अप्रोचेस कुछ नहीं है, फालतू चीज है। बंडल अप्रोचेस क्या होता है, एक तरह का
कैसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करें, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, बंडल अप्रोचेस। सेम नाम उसका, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन बोल रहे हैं, प्रिवेंशन या प्रिकॉशन कैसे हम कर सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को, अब हम वो समझते हैं। ठीक है, तो बंडल अप्रोचेस आपको समझ में आ गया। एक ही चीज होता है कैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करें, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, बंडल अप्रोचेस। तो मेन मेन पॉइंट को समझते हैं, ज्यादा डिटेल में हम इस चीज पर नहीं जाएंगे, आपको हर चीज आपको बना के तो लिखना रहता है एग्जाम में। सबसे पहला कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, हैंड हाइजीन। भाई हाथ धोना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाथ अगर नहीं धोएंगे तो क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है। खाना खाने से पहले हाथ धो, हॉस्पिटल में तो यार कई बार हाथ धो धो के हाथ आदमियों को सड़ जाता है, तो डॉक्टर नर्स का। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, पीपीई पहनना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बहुत जरूरी है ये पहनना। ठीक है, अगर कोई भी हम मेन ऐसा प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, पीपीई पहनना बहुत ही जरूरी होता है। आए 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 दिन देखने को मिलता है निडल स्टिक इंजरी हो गए। ठीक है, तो इससे प्रिवेंट करने का सबसे मेन उपाय हमारा क्या, पीपीई पहनना। कोरोना के टाइम पर बड़ा फेमस हो गया था पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये पहनना। ठीक, थर्ड आप क्या कर सकते हो, आइसोलेशन, बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है, ठीक है, जो कि मान के चलो कोई वेंटिलेटर पर लेटा है, तो नॉर्मल उसको अगल बगल और कोई पेशेंट उसके ना रखे, उसको एकदम ऐसा कोना में करके उसको आइसोलेट करके रखे। ठीक है, उसको अलग अगल बगल कोई नॉर्मल पेशेंट्स के उसके कांटेक्ट में नहीं आने दे, या फिर कोई और भी नॉर्मल आदमी को उसको उसके कांटेक्ट में नहीं आने दे, क्योंकि और भी आदमी के पास दूसरा बीमारी होगा, क्या पता उसके अंदर वो चले जाए। तो बहुत सारी बीमारी है, तो आइसोलेट करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन बहुत जरूरी है। स्टरलाइजेशन हमारा एक अगला टॉपिक ही है, स्टरलाइजेशन पर ही हम बात करेंगे अगला टॉपिक पर। स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन दरअसल होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तरह से सिंपल भाषा में उसी को स्टरलाइजेशन कहते हैं। स्टरलाइजेशन मतलब जैसे ओटी में, ठीक, ओटी में जैसे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में, जैसे ओटी डॉक्टर क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हमारे शरीर को कट लगाने के लिए, अंदर जो भी होता है स्टिचिंग करने के लिए, क्या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो एक बार जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, क्या होता है, अच्छे से वो स्टरलाइज किया जाता है, उसको ऑटोक्लेव में रखते हैं हम लोग। ठीक है, हॉट एयर ओवन में रखते हैं, अलग अलग मशीन में रखते हैं, उसको स्टरलाइज करते हैं ताकि वो क्या फिर से उसको यूज कर सके अच्छा से, उसको क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो होना एकदम जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, मान के चलो एक HIV का पेशेंट है, उसको मैंने एक चीज से कट लगाया, अब उसको अच्छे से मैंने स्टरलाइज नहीं किया, अब उसी उसी चीज से, उसी इंस्ट्रूमेंट से मैंने क्या किया, दूसरे पेशेंट को भी कट लगा दिया, तो क्या उस पेशेंट को एकदम आराम से HIV होने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजों का हल्का ध्यान रखना है। HIV बहुत फैलता है हॉस्पिटल में यार, एक तो दूसरे में, खास करके ये हमारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ्स होते हैं, जैसे नर्सेस हो गया, वार्ड बॉयज, डॉक्टर्स, ये सब में क्या होता है, खास करके ये HIV बहुत ज्यादा फैलता है। पेशेंट को इंजेक्शन लगाने जाते हैं, जो इंजेक्शन पेशेंट को लगाए HIV पेशेंट को, वही गलती से उन्हीं के हाथ में भूग जाती है, HIV भैया यहीं फैल गया। ये सब चीजों से प्रिवेंट करना है, तो अभी ये नॉर्मल पेशेंट का हो रहा है, ठीक है, स्टाफ का नहीं है। एक और हम कर सकते हैं, वैक्सीनेशन। ठीक है, हॉस्पिटल के जो स्टाफ्स होते हैं उसको वैक्सीनेशन जरूरी है कराना भाई, अगर आप किसी ऐसा एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पर इसका ज़्यादा है। ठीक है, हैंड हाइजीन, पीपीई, आइसोलेशन, स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन, एक और लिख ही लो पॉइंट। तो ये सब कुछ हमारे बंडल अप्रोचेस है, सब समझाने की जरूरत नहीं, सब पता ही है क्या होता है। हैंड हाइजीन पर भी एक अलग टॉपिक आएगा, अलग चैप्टर, अलग टॉपिक है, उस पर भी वीडियो बनेगा, उसके मोमेंट सब है। हैंड हाइजीन, हाथ अच्छे से धोना, पीपीई वगैरह पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसमें फेस मास्क, ग्लव्स, पूरे शरीर को कवर करना, हेयर का अलग, शू कवर अलग, सारे इसमें पीपीई के अंदर आते हैं, अच्छे से उसको पहन के कोई भी काम हम करें। ठीक है, तीसरा क्या, आइसोलेशन, कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको आइसोलेट करना जो बहुत ही जरूरी है, और पेशेंट के कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, उसको तुरंत वो बीमारी फैल सकती है। स्टेलाइजेशन, किसी भी इक्विपमेंट को हम यूज कर रहे तो अच्छे से उसको पहले हम साफ कर ले, तभी हम दूसरे पेशेंट पर उसको हम यूज करें। वैक्सीनेशन, कोई हॉस्पिटल का स्टाफ हो, ठीक है, तो ये सब वैक्सीनेशन जरूर करा के रखे, तो क्योंकि उसको बीमारी तुरंत ना फैले। हेल्थ एजुकेशन देना, पेशेंट हो गया, उसके फैमिली मेंबर्स हो गया, उसको जरूरी है कि भाई जितना कम हो तुम पेशेंट से दूर रहो, क्योंकि तुम बाहर से आते हो, तुम्हारे अंदर गंदगी रहती है, तुम्हारे अंदर अलग अलग बैक्टीरिया हाथ मुंह में रहते हैं, उसी हाथ से तुम पेशेंट को खिलाओगे तो क्या होगा, पहले से बीमारी और फिर दूसरा उसको बीमारी होने का चांस हो सकता है। ठीक, तो ये था हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।